ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि जितने ब्याह लगने हो गई उनकी तारीख पछेल दी जा। शादी विवाह सब में रोक लगी है। ये मुनादी है कोरोना से जंग की, ये मुनादी है गांव को बचाने की, ये मुनादी है जिंदगी बचाने की। जी हाँ, ये तस्वीरें हैं जबलपुर जिले के ग्रामीण इलाकों की, जहाँ फेरी लगाकर कोटवार ग्रामीणों को ये बता रहे हैं कि कोरोना में शादी ब्याह टाल दें, कोई सामूहिक आयोजन ना करें, घर में रहें, अपने गांव में रहें और गाइडलाइन का पालन करें। अमूमन जिले के हर गांव में अब कोटवार इस संकट में फिर सक्रिय कर दिए गए हैं। हमने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब ये कहा कि भाई ये चीज़ शादी जो है वो बाद में भी हो सकती है, लेकिन कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ना आज की प्राथमिकता होनी चाहिए और शादी बड़ा स्प्रेडर की भूमिका ना अदा कर ले, तो आगे कुछ सारे जो हैं इसे मुहूर्त आ रहे हैं। इसलिए हमने बहुत प्रोएक्टिवली स्टेप उठाया था। सभी ग्राम पंचायतों में ऐसे कौन से लोकेशन हैं जहाँ पर इस टाइप की संभावना है उनको आइडेंटिफाई करके पुलिस से उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करके कोटवारों के माध्यम से मुनादी वगैरह की जा रही है। पूरे प्रदेश में 1 महीने से जनता कर्फ्यू लगा है। शहरी आबादी से इसके सकारात्मक नतीजे आने लगे हैं। संक्रमण की दर 5 डिजिट से 4 पर आ गई है। हालात सुधर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में संक्रमण की चेन ब्रेक करना चुनौती है, जिसे रोकने सरकार ने कई कदम उठाए हैं। खुद मुख्यमंत्री ग्रामीणों से बार बार अपील कर रहे हैं। जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और पंचायत स्तर पर समितियां बनाई गई हैं, जो अपने अपने स्तर पर कोरोना पर ब्रेकर लगा रही हैं। जो गांव में थोड़ा सा फैलाव आया था, जिसे मुख्यमंत्री जी ने रोक दिया, नए केसों में काफी कमी गांव में भी आ रही है। इस जंग में जनता की सहभागिता के साथ जनप्रतिनिधियों की सहभागिता भी बढ़ रही है। ऐसी ही तस्वीर सामने आई कोरोना की समीक्षा बैठक में, जिसमें कृषि मंत्री कमल पटेल से बात करते हुए पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे ने व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। देख रहा हूं कि 50 से 100 के बीच में मौतें इस जिले में हो गई। ठीक है, जिला प्रशासन आपकी मेहनत और सबकी मेहनत के कारण हम लोग संसाधन जुटाने में किसी हद तक सफल हुए, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे रेमडेसिविर हो, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन कुछ अंदरूनी गांवों में अब भी कोरोना को लेकर लापरवाही बरती जा रही है और शादी ब्याह हो रहे हैं, जश्न भी मनाया जा रहा है। लेकिन प्रदेश के ज्यादातर गांवों में सरकार के मेरा गांव कोरोना मुक्त अभियान पर कड़ी पाबंदी भी हो गई है, और पाबंदी भी ऐसी कि कलेक्टर और मंत्री तक को गांव में आने से रोक दिया गया। ऐसी ही घटना इंदौर के डाबली गांव में हुई, जब कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट और प्रशासनिक अमला यहां दौरे पर पहुंचा तो गांव वालों ने निवेदन कर उन्हें गांव बाहर से ही लौटा दिया। मंत्री तुलसी सिलावट ने ग्रामीणों के इस कदम की तारीफ भी की। प्रदेश भर से आ रही ये सकारात्मक खबरें बताती हैं कि प्रदेश में कोरोना की लड़ाई को हम जरूर जीतेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोहेल खान। हमारा आज का मुद्दा है गांव में कोरोना मुनादी। प्रदेश में जैसे जैसे जनता कर्फ्यू का समय आगे बढ़ रहा है, संक्रमण के आंकड़ों में कमी आ रही है, संक्रमण चेन ब्रेक हो रही है, लेकिन चुनौती अब ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा है। हालांकि सरकार की ये कोशिश है, लेकिन परंपराओं, मान्यताओं को मानने वाले हमारे देश में ग्रामीणों को जागरूक करना इतना आसान भी नहीं है। बात आज गांव के कोरोना पर, बात किसान की, गांव के गरीब की, बात जनप्रतिनिधियों की भूमिका की। और इस पर बात करने के लिए जो मेहमान आज मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं, उनसे तारुफ करा दूं। आशीष शर्मा साहब मेरे साथ जुड़े हैं, विधायक हैं बीजेपी के। आशीष शर्मा साहब, बहुत स्वागत है। सतीश सिकरवार साहब जुड़े हैं, विधायक हैं कांग्रेस के। सिकरवार साहब, आपका बहुत स्वागत है। गिरीश उपाध्याय साहब इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं, पत्रकारिता में जाना माना नाम है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। गिरीश उपाध्याय साहब, बहुत स्वागत है आज का मुद्दा में आपका। गिरीश साहब, शुरुआत आपसे करूंगा। मुनादी, अगर इसी कीवर्ड से हम बात शुरू करें, इसकी टाइमिंग को लेकर आपका पहला कमेंट चाहूंगा, क्योंकि अब गांव के लोग ज़्यादा डेंजर में हैं, क्योंकि शहर में लोग गांव वालों के बनिस्बत ज़्यादा जागरूक हैं, या फिर उनके पास सूचनाएं जल्दी तेज़ी से मिलती हैं, और कोरोना चूंकि अब इतने महीने पूरे कर चुका है कि लोग इसे काफ़ी कुछ समझने लगे हैं। ऐसे में जब गांव की तरफ मुनादी होती है, इसकी टाइमिंग को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए सोहेल, ये समय
मैं ये मानता हूँ कि ये समय कोई पैनिक क्रिएट करने का या उस तरीके से भय पैदा करने का समय नहीं है जी। और सकारात्मकता बहुत अच्छी बात है, लेकिन सकारात्मकता का संदेश देते समय हमको ये सावधानी रखनी चाहिए कि कई बार इस तरीके के संदेश अगर ऊपरी तौर पर होते हैं, चीज़ों को ढकने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उससे हालात और बिगड़ते ही हैं। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि सकारात्मकता का संदेश जाए तो ज़रूर, ये मुनादी हो ज़रूर, लेकिन उसके साथ साथ जो यथार्थ है, जो मैदानी स्थितियां हैं, उन पर भी बहुत बारीकी से और सावधानी से ध्यान दिया जाना चाहिए। अभी पिछले कई दिनों से, चाहे वो शहर हो, चाहे वो उसके बाद तो ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति तो अब आई है सामने, अब धीरे धीरे आना शुरू हुई है। अभी तक तो सारा ध्यान शहरी केंद्रों पर ही केंद्रित था और ग्रामीण क्षेत्रों में इस बार ये शुरू से खबरें आ रही थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार स्थिति बिगड़ रही है। तो अब अगर इसको ध्यान में नोटिस में लिया गया है और मुनादी जैसी या बहुत से जो पारंपरिक संसाधन अपनाए जा रहे हैं, वो ठीक बात है, लेकिन इन पारंपरिक संसाधनों के साथ जो जरूरत है, वो जरूरत कितनी वहां पर पूरी हो रही है, चाहे वो जरूरत टेस्ट की हो, चाहे फिर वो उपचार की हो, चाहे अगर वो लोगों को, अगर वो गंभीर स्थिति में है तो उनको एडमिट कराने की हो, गांव के लोगों को गांव में ही स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की हो। मुनादी से केवल काम नहीं चलने वाला, दो तरीके की चीजें होगी। एक तो हमको धार्मिक और सामाजिक जो बड़े पैमाने पर आयोजन होते हैं उनको नियंत्रित करने के लिए हर संभव कोशिश करना पड़ेगी। बिल्कुल। और जनप्रतिनिधियों से लेकर पंचायत प्रतिनिधियों तक और सामाजिक संगठनों तक इस बात का विस्तार करना होगा। और दूसरी बात है कि समानांतर रूप से हम स्वास्थ्य, चिकित्सा और जांच और परीक्षण की सुविधाएं कितने गांवों तक ले गए हैं, इसके थोड़े यथार्थ के आंकड़े भी लोगों को बताने होंगे। चीजों को दबाने और छुपाने से कोई काम नहीं चलने वाला, हम उसको लोगों को तक सामने आने दें, उनको जागरूक करें। कोई नहीं चाहता कि प्रदेश में स्थिति बिगड़े, लेकिन हमको जमीनी स्तर पर उतनी गंभीरता से ध्यान देना पड़ेगा। सोहेल, दरअसल आंकड़े छुपाकर शायद हम कुछ भला कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि कोरोना एक ऐसी संक्रमण की बीमारी है कि अगर आप आंकड़े छुपा लेंगे तो मरीज तो सामने आएंगे ही आएंगे। लेकिन अब चूंकि वक्त ऐसा आ चुका है, पूरी दुनिया हाहाकार कर रही है इस कोरोना जैसी बीमारी से, तो मेरे ख्याल से राजनीति जैसी चीज़ की तो कोई गुंजाइश अब यहाँ रह नहीं जाती है। लेकिन फिर भी चूंकि रिवायत है कि हमारे इस प्रोग्राम में अगर हम सत्ता पक्ष से किसी को बातचीत के लिए बुलाते हैं तो विपक्ष से भी आमंत्रित करते हैं। आशीष शर्मा साहब, शायद आप मेरी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि अब शायद राजनीति की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए मैं चाहूँगा आप अपनी बात उस तरह से खुलकर रखें। अब एक जनप्रतिनिधि की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अब आपको शहरों से हटकर उस गांव, उस किसान की बात करना है जो थोड़ा सा शहरी इलाकों से पिछड़ा हुआ है, पीछे है, लेकिन अब वो खतरे में है। देखिए, कोरोना की जैसी महामारी के साथ रहते हुए मेरे ख्याल से भारतवर्ष के लोगों को 1 साल से अधिक का समय हो गया है। इसकी पिछली लहर भी हमने देखी जब इसका विस्तार शहरों से इक्का दुक्का गांव तक हुआ था, लेकिन अब ये बीमारी गांव-गांव तक, मजरे टोले तक, छोटे-छोटे मोहल्ले और बस्तियों तक पैर पसार चुकी है। कोई जाति, कोई धर्म, कोई संप्रदाय का व्यक्ति, कोई अमीर, कोई गरीब इस बीमारी से अछूता नहीं बचा। और बड़े से बड़े अस्पतालों से लेकर छोटे से छोटे क्लिनिक तक हर कोई ऑक्सीजन लगा हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ये बता सकता है कि बीमारी कितनी भयावह है। शमशान घाटों की स्थिति भी मीडिया ने भी दिखाई, हम भी चूंकि क्षेत्र में काम कर रहे हैं इसलिए हमें पता है प्रतिदिन कितनी संख्या में मौतें हो रही है। लेकिन जिस तरह एक जनप्रतिनिधि की भूमिका इस महामारी से निपटने में होना चाहिए, मेरे ख्याल से छोटे जनप्रतिनिधि से लेकर बड़े से बड़े जनप्रतिनिधि तक में अपनी भूमिका का निर्वाह इस महामारी के दौर में किया है। रात भर जाग कर भी अपने लोगों तक इलाज पहुंचाना, उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराना, ऑक्सीजन और दवाइयों के इंतजाम करना, मेरे ख्याल से ये काम सभी जनप्रतिनिधियों ने किया है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि जनता की जब तक इस महामारी से निपटने के अभियान में 100% सहभागिता नहीं होगी, तब तक हम इस बीमारी का समूल नाश अपने अपने क्षेत्रों से नहीं कर पाएंगे। हमने टास्क फोर्स भी बनाई है, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ लगातार बैठ रहे हैं, अधिकारियों के साथ संवाद कर रहे हैं, हम खुद भी माइक लेकर क्षेत्रों में निकल रहे हैं। हमने जो टीम बनाई है पंचायत के अधिकारी कर्मचारियों के साथ, उनको भी ये कहा गया है अपने अपने गांव में मुनादी करवाइए, शादी ब्याह जिनके यहाँ है उनसे आग्रह कीजिए हाथ जोड़कर कि अगर आप भीड़ लगाएंगे, शव यात्रा में ज्यादा लोग जाएंगे
तो इस बीमारी को फैलने से हम अपने गांव में नहीं रोक पाएंगे। और मेरे ख्याल से इस बार मुझे लग रहा है कि गांव की जनता भी काफी हद तक ये समझ चुकी है कि अगर हम इस बीमारी के विस्तार को नहीं रोक पाए, फैलाव को नहीं रोक पाए, तो कहीं ना कहीं असंख्य जाने गाँव में भी जाएगी, क्योंकि पहले दौर में शहरों तक ये बीमारी पहुंची और अब गाँव तक पहुंच गई है। मैं मान सकता हूं कि अभी ये इस बीमारी को थोड़ा हद तक नियंत्रण में हम मान सकते हैं, लेकिन अगर गाँव में आने वाले समय में शादियां व्यापक पैमाने पर हुई और गाँव के लोग पूरी तरह से अगर नहीं समझ पाए, तो इस बीमारी को हम काबू में तो कर सकते हैं, लेकिन इस बीमारी को समूल नाश नहीं कर सकते जब तक एक भी मरीज हमारे इस बीमारी के फैलने की संभावना। इसलिए मैं कह सकता हूं जनप्रतिनिधि और सरकार सबको एक साथ बैठकर स्वर मिलाकर इस बीमारी से निपटने के उपायों को लागू करने पर ध्यान देना। बिल्कुल जल्द करना होगा, क्योंकि जितनी देर होती जा रही है उतना ज्यादा नुकसान ये बीमारी पहुंचाती जा रही है। सतीश सिकरवार साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस विधायक हैं। सतीश सिकरवार साहब, जब हम रिपोर्ट दर्शकों को दिखा रहे थे, हमने दिखाया कि जब कृषि मंत्री कमल पटेल तमाम ज़िलों की समीक्षा कर रहे थे, तब पूर्व मंत्री पांसे साहब से उनकी बातचीत हुई। पांसे साहब ने उनके काम की तारीफ़ की और ये कहा कि आपके जो प्रयास हैं उससे अब ज़िले में काफ़ी राहत की स्थिति है। हमें लगता है कि ये एक आदर्श स्थिति है जब सत्ता हो या विपक्ष हो। दरअसल बीमारी जानलेवा है तो फिर लड़ाई सबकी है, आपको, हमको, बीजेपी को, कांग्रेस को, सबको मिलकर ही लड़ना है। और चूंकि अब गांव की तरफ रुख किया है बीमारी ने, तो स्थिति ज़्यादा गंभीर है। निश्चित रूप से बीमारी गंभीर है और आज संपूर्ण भारतवर्ष इसकी चपेट में है। मध्य प्रदेश में भी स्थिति भयावह है। यह बीमारी अब गांव में भी पैर पसार रही है और ऐसे में सरकार का थोड़ा सा इसमें ध्यान पहले से गांव की तरफ जाना चाहिए था। सरकार इस मामले में थोड़ी फेल हुई है। आज गांव में जो कमेटियों के लिए कल अधिसूचना जारी हुई, ये कमेटियां पहले से गांव में बनना चाहिए। एक माह पहले तैयारी आज से 20-25 दिन पहले होती तो गांव में जो लोग आ रहे हैं, गांव से जो लोग शहर में आ रहे हैं, शहर से वापस गांव में जा रहे हैं, उन पर पाबंदी लगती, उनको क्वारंटाइन करते, समितियां उनकी मॉनिटरिंग करती। लेकिन एक काम अब जब हो रहा है जब गांव में कोरोना महामारी फैल चुकी है, ऐसे समय में ठीक है जब हम जागे तभी सवेरा, लेकिन ये पहले अगर होता तो बहुत अच्छा होता। अब गाल बजाने से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। गांव के लोगों को जिस प्रकार झोला छाला डॉक्टरों पर भरोसा है, आज गांव में हमारे स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़े हैं। किसी भी गांव में सरकार के जो स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ ना नर्स हैं ना वहाँ डॉक्टर हैं, तो गांव का कुल मिला के जो भरोसा है गांव के लोगों का झोला छाप डॉक्टरों पर ही है। और खांसी बुखार जुकाम की दवाई देकर वो गांव के लोगों का इलाज कर रहे हैं। ऐसे में उन पर भी सख्ती की गई है। निश्चित रूप से ये स्थिति को और भयावह बनाने की प्रक्रिया है। गांव में केवल ढोल बजाना, गांव में मुनादी करना, इनसे बहुत कुछ नहीं होगा। बहुत कुछ जब होता है, आज से हम 20-25 दिन पहले ये कमेटियां बना देते, गांव में इस बीमारी को घुसने नहीं देते। पिछली बार जिस प्रकार शहरों में आपने अभियान चलाया और गांवों में लोगों को जागृत किया, इस बार बीमारी गांव में कैसे घुस गई? इसलिए घुस गई कि हमने गांव की तरफ ध्यान नहीं दिया। अब हम जाग रहे हैं, अब हम गांव की तरफ ध्यान दे रहे हैं जब बीमारी गांव में पसर गई है। अब गांव में बीमारी पसर गई है, ऐसे समय में सरकार के पास संसाधन गांव में नहीं है। न तो गांव में जांच हो पा रही है, न गांव के लोग शहर में आ पा रहे हैं कि लॉकडाउन है, बसें चलना बंद है, न कोई जांच हो पा रही है। और गांव में चलित जांच जो जाना चाहिए वो जांच भी गांव में नहीं जा रही है। तो गांव में जांच जाए तो गांव में पता लगे कितने लोग संक्रमित में, उनको क्वारंटाइन करना है, उनको घर में रखना है, उनको घर से बाहर नहीं निकलने देना। गांव के लोगों को पता लगे कि ये इनको कोरोना से पीड़ित हैं, इस परिवार से दूरी बना के रखना है, इनको घर में रहने देना है। आज हो क्या रहा है कि गांव में संसाधनों की कमी है और सरकार ने संसाधनों की जो व्यवस्था गांव में करनी थी वो व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है। इस वजह से गांव में ये बीमारी ज्यादा फल फूल रही है। और निश्चित रूप से सरकार अगर इस पर ध्यान पहले देती तो आज ये बीमारी गांव में नहीं जाती। और गांव में जब बीमारी चली गई तो उसके इलाज के लिए हम पे संसाधन नहीं है। आज हमें आवश्यकता है कि पूरी ताकत के साथ सरकार को गांव में संसाधन लगाए, उनकी जांच कराए और जो कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं उनको घर में ही क्वारंटाइन करे और घर में पता लगे। गांव में इस बात का पता होना चाहिए कि फलाने व्यक्ति के घर में क्वारंटाइन है, फलाने घर में लोग कोरोना के मरीज हैं, तो उनको क्वारंटाइन होना चाहिए। आज गांव में जांच के अभाव में लोग घूम रहे हैं,
ठीक, आशीष शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब आपने जब बात व्यवस्थाओं की निकाल दी, लोग घूम रहे हैं, जी जी, तो अगर ठीक। के साथ आशीष शर्मा साहब, ये सही है कि जब शहर में ये बीमारी बहुत तेजी से बढ़ी, हमें व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में और सब कुछ एक साथ जमा करने में काफ़ी समय लगा और इस समय की कीमत भी हमने चुकाई है। ऐसे में सतीश सिकरवार साहब का जो सवाल है वो मौजू है, कितनी जल्दी और कितनी ज़्यादा व्यवस्थाएं हम गांव में पैदा कर पाएंगे, पहुंचा पाएंगे या फिर व्यवस्थित कर पाएंगे कि अगर भगवान न करे स्थितियां गांव में बिगड़ती हैं तो उन्हें सब कुछ मौके पर और वक्त पर मिल सके। इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां सरकार की तरफ से हैं? देखिए, सरकार ने तो सभी जगह एक समान निर्देश दिए हैं, लेकिन जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, विधायक है, सांसद है, जनपद है, जिला पंचायत के सदस्य हैं, ग्राम पंचायतों के सरपंच है, कई सरपंचों ने हमारे क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम किया है। पूरे देवास जिले में देखने के लिए मिल रहा है। कई ग्राम पंचायतों में आइसोलेशन सेंटर बनाए गए हैं। इसके अलावा आशा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ मिलकर किल कोरोना अभियान चलाया जा रहा है। दीवार लेखन किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी तैयारी हुई है, लेकिन जिस तरह से मैं पहले भी कह चुका हूँ, जिस तरह से बीमारी जितनी तीव्रता के साथ आई, उस जगह पर अगर कोई भी सरकार होती, कोई भी प्रशासन होता, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में हमारे यहाँ पर मरीज आ रहे थे कि पहले उनका उपचार करना, उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाना, उनके ऑक्सीजन की व्यवस्था करना, यही हमारे लिए मुश्किल भरा था। और आज जब इतनी सब व्यवस्थाएं हो गई है, ऑक्सीजन के सिलेंडर पहुंच गए हैं, दवाइयों की व्यवस्था हो गई है, पर्याप्त मात्रा में जिला स्तर पर बेड की व्यवस्था हो गई है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि हम अब कोरोना की जितनी बड़ी भी भयावहता हो, लेकिन उससे निपटने की स्थिति में पहुंचे। लेकिन गांव-गांव तक कोरोना पहुंचा, ये बहुत दुखद है, क्योंकि गांव तक कोरोना पहुंचने के बाद गांव-गांव तक कोरोना के मरीजों की संख्या कम करना हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। पिछली बार हमने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की थी, कौन किससे मिला था, इस कारण कोरोना फैला है, लेकिन अब गांव में फैलने के बाद किस व्यक्ति के कारण किसको कोरोना फैला है, ये चिन्हित करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जिस परिवार में भी कोरोना संक्रमित निकल रहे हैं, उस परिवार के पूरे सदस्यों की जांच करा रहे हैं, उनको दवाइयों का किट दे रहे हैं और उनसे कहा जा रहा है कि आप घर में ही आइसोलेट हो जाइए, ताकि 8-10 दिन में आप इस बीमारी को परास्त करके बाहर आ सके। अगर हम गांव में एक भी संक्रमित व्यक्ति को डिटेन करने में कामयाब हो गए, उसे एक ही जगह पर रखकर ठीक करने में कामयाब हो गए, तो मुझे विश्वास है कि हम इस बीमारी पर जीत हासिल करेंगे। बिल्कुल, चुनौती बड़ी है, लेकिन अगर मिलकर लड़ाई लड़ी जाए तो शायद हम इससे बहुत जल्द पार पा सकेंगे। गिरीश उपाध्याय साहब, आपके पास आना चाहूँगा। एक और बड़ा इसको हम हर्डल कह सकते हैं। दरअसल सदियों से चले आ रहे जो सामाजिक परंपराएं हैं या फिर मान्यताएं हैं, और ख़ासकर ये ग्रामीण इलाकों में बहुत ज़्यादा हैं, इनको हल करने के लिए क्या कुछ टूल्स हो सकते हैं जो हम एक मशवरे के तौर पर जिम्मेदारों के आगे रख भी सकते हैं? और अगर हमारे प्रोग्राम को वो देख रहे हैं तो हो सकता है कि अभी हम ऑन एयर ही उनके सामने वो तमाम टूल्स पेश करें। मैं चाहूँगा आप वो तमाम सुझाव अपने रखें, कैसे लोगों को ये बात समझाई जाए कि जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप और हम जिंदा हैं तो फिर मान्यताएं, परंपराएं सदियों तक हम आगे भी कैरी कर सकेंगे। देखिए सोहेल, एक चीज़ तो बहुत स्पष्ट है कि हम बात चाहे इस पक्ष से करें या उस पक्ष से करें, आपने जो शुरू में जो बात कही थी कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और अगर हम ये कहें कि सारा का सारा जिम्मा और सारी बातें सरकार को ही करना है, तो ये भी एक ज़्यादती होगी, क्योंकि इतनी बड़ी आपदा है कि इससे अकेली सरकार नहीं निपट सकती। इसके लिए समाज को खुद भी सक्षम और जागरूक होना पड़ेगा। और ग्रामीण इलाकों में दो बातें जो है वो बहुत मायने रखती हैं। पहली है कि वहाँ होने वाले सामाजिक आयोजन, और दूसरे है वहाँ होने वाले धार्मिक आयोजन। अब सामाजिक संगठनों की इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है कि वो इस तरह के आयोजनों को लोगों को समझा बुझा के किस तरीके से प्रभावी तरीके से सीमित कर पाते हैं। आप पूरी तरह बंद भी न करें, पूरी तरह बंद करें तो बहुत अच्छा है, होना ही चाहिए, लेकिन कई बार होता है जिद होती है, कई बार प्रतिष्ठा के प्रश्न होते हैं। तो ऐसे समय में समाज के सामाजिक संगठनों की, जातिगत संगठनों की, ग्रामीण अन्य जो संगठन है उनकी, एनजीओज की, इन सबकी बड़ी भूमिका है कि वो लोगों को बताएं कि इस तरह के आयोजनों से कितना बड़ा खतरा वो मोल ले रहे हैं जी। और इस काम में हमको सबकी मदद लेना पड़ेगी। हमारा जो पंचायती राज व्यवस्था का पूरा जो सिस्टम है उसको सक्रिय करना होगा। अभी आपने बताया कि जो कोटवार जो मुनादी कर रहे हैं, हमने कोटवार वाला सिस्टम अंग्रेजों के समय से,
और वो गांव का एक प्रहरी होता था जो गांव के हर आपदा में उसमें सारी चीजें हैं वो गांव को सूचना दिया करता था, और गांव की सूचनाएं जो है वो आला अफसरों तक पहुंचाने का एक माध्यम हुआ करता था। तो ये मुनादी वाले जो हमने क्या किया है, लेकिन अब बात मुनादी तक नहीं रह गई है। अब मुनादी के बाद जरूरत है मुस्तैदी की जी, और जरूरत है तैनाती की। तैनाती उन लोगों की जो इस संक्रमण पर, इस आपदा पर काबू पाने के उपायों को प्रभावी तरीके से मैदानी स्तर पर अंजाम दे सके। कोशिश करनी होगी कि हम ये अच्छा सुझाव एक बहुत आया बीच में कि हमको चलित गाड़ियां वहां कितने औषधालय हम भेज सकते हैं, हम कितने वहां पर इंतजाम कर सकते हैं कि हम मान लीजिए कि लोगों को क्वारंटाइन करना है, बेड नहीं है, गांव का आदमी शहर में आ नहीं सकता, उसको अगर मान लीजिए कि इलाज चाहिए तो वहां बेड नहीं है, तो कैसे हम उन लोगों का इलाज करेंगे? इसके लिए मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स की सेवाएं ली जानी चाहिए, जो डॉक्टर्स हैं, जो रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं, उनकी सेवाएं दी जा सकती है। इन सब सारे लोगों को मोबिलाइज करना होगा, और मोबिलाइज हर क्षेत्र के लिए करना होगा। अभी बीच में जो एक खबरें आई है, देखिए मैं सुनने में थोड़ा बुरा लग सकता है, लेकिन इस तरीके के अगर बीमारी से कभी कोई डेथ हो जाती है तब आप उसके अंतिम संस्कार में भी पूरे प्रोटोकॉल का पालन करें। शहरी क्षेत्र में ही इसमें लिए बड़ी मुश्किल आ रही है, तो ग्रामीण क्षेत्रों की हम कल्पना कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों पर समग्रता में सोचना होगा, इसका एक पूरी तरीके से एक रणनीति बना के उसका एक प्रोटोकॉल तय करना पड़ेगा, और गांव-गांव में जाकर जैसे हम प्रभारी बनाते हैं उसी तरीके से प्रभारियों की नियुक्ति करते हुए, ये पॉलिटिकल भी हो, सामाजिक भी हो, प्रशासनिक भी हो, हर तरीके के लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में प्रभार देके उनको सक्रिय करना पड़ेगा, अन्यथा आने वाले दिनों में स्थिति बहुत है। और ये एक चीज मैं बात और कहना चाहूंगा लास्ट में कि कोशिश करें कि गांव के लोगों को हम नीम हकीमों से और क्वैक से बचा सकें, क्योंकि ये बहुत मेरे पास अपना निजी फीडबैक भी है कि वो इलाज के बहाने जो कर रहे हैं उससे हालात और बिगड़ रहे हैं। ये इसको तत्काल रोका जाना चाहिए। उनकी मजबूरी है कि वो नीम हकीमों के पास जा रहे हैं, लेकिन उसकी मजबूरी में वो अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर ये जारी रहा तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस विस्फोट को हम न रोक पाए, और आने वाले समय में मौतों की संख्या भी हमको बढ़ी हुई दिखाई दे। चलिए, आपने चेताया भी और कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। चूंकि आशीष शर्मा साहब आप सत्ता पक्ष से हैं, आशीष शर्मा साहब वो तमाम सुझाव आप सुन रहे होंगे जो गिरीश उपाध्याय साहब हमें बता रहे थे। कैसे आप अपनी विधानसभा क्षेत्र में इन तमाम चीज़ों में सामंजस्य बैठाने की कोशिश करेंगे? कैसे आप इन तमाम चीज़ों को साथ लेकर चलेंगे? क्योंकि लड़ाई आपको, हमको, सबको मिलकर ही लड़ना है। देखिए, ये तो एक राष्ट्रीय आपदा है, एक तरह से महामारी का है दौर हमारी पीढ़ी ने कभी नहीं देखा, और हो सकता है हमसे पहले वाले लोगों ने भी इतनी बड़ी तादाद में किसी महामारी को फैलते हुए नहीं देखा। सब लोग साथ मिलकर अगर काम करें और इसे एक चुनौती की तरह लें, जिस तरह पल्स पोलियो अभियान इस देश में चलाया गया था और उसमें पोलियो का वैक्सीन के लिए सब लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, समाज को प्रेरित किया, और आज हम पोलियो मुक्त भारत बनाने में सफल हुए। इसी तरह वैक्सीनेशन पर भी सब लोग बराबरी से ध्यान दें, इसे किसी राजनीतिक चश्मे से न देखा जाए, इसको क्रिटिसाइज नहीं किया जाए कि वैक्सीन इतनी कम आ रही है, इसको नहीं लगा रहे, उसको नहीं लगा रहे। सरकार जो पॉलिसी बना रही है इस समय उस पॉलिसी को फॉलो करने के लिए सब लोग अपना सहयोग प्रदान करें। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, पक्ष का विधायक हो, विपक्ष का विधायक हो, सांसद हो, जो भी जनप्रतिनिधि हो, वो प्रशासन के साथ मिलकर जहां भी आपको असुविधा हो रही है, जहां भी व्यवस्थाएं हम नहीं जुटा पा रहे हैं, वहां व्यवस्था करें। हमने जन सहयोग से लोगों को, दानदाताओं को हमने प्रेरित किया, उनसे आह्वान किया। बड़ी संख्या में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, बाईपेप मशीनें और बहुत सारे उपकरण हमको शासकीय अस्पतालों के लिए मिले हैं। कई सारी संस्थाएं आकर वहां मरीजों को भोजन करा रही है, कुछ जूस पिला रहे हैं, कुछ फ्रूट्स लाकर दे रहे हैं, कुछ और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अन्य उपाय लोगों की मदद कर रहे हैं। कुछ संस्थाएं शवदाह का काम कर रही है प्रशासन के सहयोग से। तो अगर हम लोगों को प्रेरित करेंगे, खुद सबसे पहले आगे निकल कर आएंगे समाज की मदद करने के लिए, तो इस भारत देश में मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसी आपदा के समय भी मदद करने वाले लोगों की कमी नहीं है। लेकिन आपको सबसे पहले खुद आगे निकलना पड़ेगा। आपके साथ लोग चलते चले जाएंगे। कई सारी टीमें बनी है ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए, और नए नए लड़कों की टीम है, उनको वैक्सीनेट भी कराया जा रहा है। वो लोग रात रात भर जाग के शिफ्ट में, पाली में लोगों के घरों तक सिलेंडर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सरकार के माध्यम से ऑक्सीजन रिफिलिंग की व्यवस्था हम लोगों ने की है। ऐसा सब लोग कर सकते हैं अपने यहाँ पर, और ऐसे सामूहिक प्रयास करेंगे तभी हम इस बीमारी को हरा पाएंगे। बिल्कुल, ये सिर्फ न सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है, ना ये सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है, ना विपक्ष की जिम्मेदारी है। दरअसल ये हर उस शख्स की जिम्मेदारी है जो इस देश का हिस्सा है, इस प्रदेश का हिस्सा है। लड़ाई आपकी है, हमारी है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया आज की इस मुद्दा में शामिल होने के लिए, चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो दरअसल अब चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना का खतरा तेजी से बढ़ रहा है
ऐसे में सरकार ने अपनी तमाम नीतियों को अब उस तरफ भी शिफ्ट करना शुरू किया है जहां पर आने वाली आपदा जो ग्रामीणों के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है, उससे निपटने के इंतज़ाम समय पर किए जाएं और उन्हें एक बेहतर इलाज मुहैया कराया जाए, बल्कि इस कोरोना जैसी महामारी से बचाया भी जाए। आज का इस मुद्दा में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।